Hello students, today we start with new topic nuclear energy. This is the topic of your class 10th science chapter 14 sources of energy. This topic is not covered in the previous video. Let's start with our new topic nuclear energy. In this video we will learn about the nuclear energy, its advantages and limitation of nuclear energy. Now start with the nuclear energy. How is nuclear energy generated? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे जनरेट होगी. इन ए प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम व्हेन बॉम्बार्ड विद द लो एनर्जी न्यूट्रॉन कैन बी स्प्लिट अपार्ट इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई. अब ये प्रोसेस बता रखी है कि कैसे जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फिजन के द्वारा. फिजन मीन्स टूटना. तो न्यूक्लियस जब टूटेगा तब ये जो है एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा. तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी नाम देते हैं. द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम, जैसे हमारे पास हैवी एटम है यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम. तो ये जो हैवी एटम है इनका जो न्यूक्लियस है वो जो है क्या होगा, वो बॉम्बार्ड करेगा लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ. जो है बॉम्बार्डमेंट होगी, वो टकराएगा उनके साथ. कैन बी स्प्लिट अपार्ट इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई. और टकराने के बाद जब ये बॉम्बार्ड करेगा लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ तो ये जो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा लाइटर न्यूक्लियाइज के अंदर. तब जो है ये जो है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो एक बार फिर से इसको करवा देते हैं. इन ए प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. तो न्यूक्लियर फिजन के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होगी. द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम व्हेन बॉम्बार्ड विद द लो एनर्जी न्यूट्रॉन. तो जो हैवी एटम्स हैं उनका न्यूक्लियस जो है बॉम्बार्ड करेगा लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ और ये टूट जाएगा लाइटर न्यूक्लियाइज के अंदर. और इस प्रोसेस के दौरान जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होगी. When this is done, a tremendous amount of energy is released. जब ये टूटता है हैवी जो है न्यूक्लियस जो है टूटेगा लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, तो इसके कारण जो है बहुत सारी एनर्जी जो है रिलीज होगी. इफ़ द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस इज जस्ट ए लिटल मोर देन द सम ऑफ द मासेज ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट. और जो इंडिविजुअल जो न्यूक्लियाई बने, जो लाइटर न्यूक्लियाई बनेंगे, तो उनका मास, टोटल मास जो है कम रहेगा थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल न्यूक्लियस. जो ओरिजिनल न्यूक्लियस था, हैवी न्यूक्लियस था जो है एटम का, तो उसके कंपैरिजन में जो इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट्स बने तो उनके कंपैरिजन में उसका मास जो है थोड़ा ज़्यादा रहेगा ओरिजिनल न्यूक्लियस का. Now coming to next, the fission of an atom of uranium for example produces 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from the coal. जो फिजन है, फिजन ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम, एक एटम जो है यूरेनियम का जब टूटता है फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस 10 मिलियन टाइम्स द एनर्जी. तो ये 10 मिलियंस टाइम्स जो है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बाय द कंबस्टन ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम द कोल. जो मतलब कार्बन को एक एटम को जलाने से हमें जो एनर्जी मिलेगी कोल को जलाने से, तो उससे जो है 10 मिलियन ज़्यादा जो है एनर्जी जो है एक एटम जो है यूरेनियम का जब टूटेगा तो उससे वो एनर्जी 10 मिलियन ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करेगा. मतलब अगर हम जो है कार्बन के एक एटम को जलाते हैं कोयले के, तो उससे 10 मिलियन ज़्यादा जो है एनर्जी जो है हमें मिलेगी अगर हम यूरेनियम के एक एटम का जो है फिजन करवाते हैं. तो मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी रिलीज करते हैं ये फिजन रिएक्शन और एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंबस्टन रिएक्शन के. In a nuclear reactor designed for electric power generation, such nuclear fuel can be part of a self-sustaining fission chain reaction that releases energy at a controllable rate. तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो डिज़ाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, सच न्यूक्लियर फ्यूल कैन बी पार्ट ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग फिजन चेन रिएक्शन. तो उनमें जो है जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया जाता है वो एक जो है सेल्फ सस्टेनिंग फिजन चेन रिएक्शन को करवाता है उसके अंदर. तो मतलब सेल्फ सस्टेनिंग फिजन चेन रिएक्शन उनके अंदर होगा जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की जाएगी न्यूक्लियर फ्यूल के द्वारा. दैट रिलीजेज एनर्जी एट ए कंट्रोलेबल रेट. और इनके द्वारा जो एनर्जी रिलीज होगी वो एक कंट्रोलेबल रेट में वो एनर्जी हमें अवेलेबल हो पाएगी. मतलब अनकंट्रोलेबल रेट में नहीं होगी, वो कंट्रोलेबल रेट में वो एनर्जी हमें मिलेगी न्यूक्लियर फ्यूल को जलाने से या न्यूक्लियर फ्यूल के फिजन से. The released energy can be used to produce steam and further generate electricity.
तो ये जो रिलीज्ड एनर्जी है इसका यूज़ किया जाएगा फिर स्टीम को जो है प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो मतलब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज हुई, जिसको हमने न्यूक्लियर एनर्जी नाम दिया, उससे जो है स्टीम प्रोड्यूस करवाई जाएगी एंड फर्दर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और स्टीम के थ्रू जो है फर्दर जनरेट करवाई जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बाय रनिंग टरबाइन को घुमा के। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, लिमिटेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसकी कमियां क्या है न्यूक्लियर एनर्जी की? मेजर हजार्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट और यूज्ड फ्यूल्स, द यूरेनियम स्टिल डिकेइंग इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसकी सबसे बड़ी कमी है, हजार्ड्स है, इसका नुकसान है कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन के द्वारा जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो इसकी जो वो भी बहुत हानिकारक रहता है, तो डिस्पोजल की प्रॉब्लम रहेगी और साथ ही साथ इसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम रहेगी, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट और यूज्ड फ्यूल। तो मतलब उसके जो यूज्ड फ्यूल है उसकी स्टोरेज कहाँ पर करनी है, कहाँ पर उसको डिस्पोज किया जाए, और उसको जैसे कि यूरेनियम है तो ये जो स्टिल डिकेइंग, ये फर्दर जो डिके होता रहता है और हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल को प्रोड्यूस करवाता रहता है, हार्मफुल रेडिएशन को प्रोड्यूस करवाता रहता है, जिससे जो है ह्यूमंस के लिए वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं, और इससे जो है सॉइल पोल्यूशन और दूसरे अदर टाइप के जो है जो हमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन द एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। अगर इम्प्रॉपर वे में जो है न्यूक्लियर वेस्ट की स्टोरेज की जाए और उसका डिस्पोजल जो है इम्प्रॉपर वे में किया जाए तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देता है, प्रदूषित कर देता है। एनवायरमेंटल कंटामिनेशन यूज करेगा, मीन्स पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। फर्दर देयर इज ए रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, और इसका अगर डिस्पोजल सही से नहीं किया गया है तो एक्सीडेंटल लीकेज का खतरा बना रहता है और उससे न्यूक्लियर रेडिएशन जो है लीक हो सकती हैं। The high cost of installation of nuclear power plant, high risk of environmental contamination and limited availability of uranium makes large scale use of nuclear energy prohibited। तो इसका सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि इसके लिए हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन चाहिए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अगर हमने लगाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा हमें खर्चा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हाई रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, और इनको लगाने से एनवायरनमेंट में कंटामिनेशन होने का भी सबसे हाई रिस्क रहता है। एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम मेक्स लार्ज स्केल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोहिबिटिव, और जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है यूरेनियम की, यूरेनियम इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाता है आसानी से, तो उसके कारण इसका लार्ज स्केल पे यूज कर पाना भी जो है प्रोहिबिटिव है, कम यूज किया जाता है इसको लार्ज स्केल पे। Now coming to next limitation, nuclear energy was first used for destructive purposes before nuclear power station were designed। तो सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी का यूज डिस्ट्रक्टिव पर्पजेज के लिए किया गया था, मतलब जो एटम बॉम्ब्स हैं उनको बनाने के लिए इसको किया गया था। तो ये जो है एक डिस्ट्रक्टिव वर्क के लिए जो है इसका सबसे पहले यूज किया गया था, और बाद में इसका जो है यूज किया जाने लगा न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में को डिजाइन करने के लिए और उनको रन करवाने के लिए, ताकि जो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। The fundamental physics of fission chain reaction in a nuclear weapon is similar to the physics of controlled nuclear reactor। जो फंडामेंटल फिजिक्स है फिजन चेन रिएक्शन की किसी न्यूक्लियर वेपन के अंदर, जो न्यूक्लियर हथियार हैं, वेपन्स हैं, उनके अंदर जो फिजन चेन रिएक्शन करवाया जाता है तो उसकी फिजिक्स बिल्कुल सिमिलर है जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन करवाए जाते हैं किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, उसके सिमिलर ही है। बट द टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर इंजीनियर्ड क्वाइट डिफरेंटली, लेकिन ये दोनों जो डिवाइसेस हैं बहुत ही अलग तरीके से जो है डिज़ाइन की गई हैं। That's all in this video. Thank you.